हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। रॉबिन दूसरी साइड से गुजरने लगा तो वो शरारत से इसी साइड हो जाती। क्या मसला है तुम्हारे साथ? जान छोड़ो मेरी, जा रहा हूँ तुम्हारे इस घर से ये 2 दिन तक। रॉबिन ने गुस्से से कहा। उफ, इतना गुस्सा करने से रंग काला पड़ जाएगा। मैं स्वीट, बस अब गुस्सा थूको और मेरी फ्रेंड मिर्रा को वो साड़ियाँ होशियाँ दो जिस पर उसका हक है। हद ने उसका गाल खींचते हुए लाड से कहा। हर रहमान, शादी का लिया ये काफी नहीं है, अपने मशवरे अपने पास रखो। रॉबिन तंग कर कहता हुआ बाहर निकल गया और हद ने उसका घोड़ा जो गाड़ी स्टार्ट करता हुआ घर से निकल गया था। वो मुंह बनाते हुए अभी थोड़ा ही आगे बढ़ी थी जब उसका पैर किसी के पैर से उलझा था। वो मुंह के बल सिरों पर गिरी थी। हाजी मुस्कुराया। होड मुंह पर हाथ रखती हुई उठी। उसके दांतों के दरमियान से खून निकलने लगा था। ची 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 जोर से लगी क्रिमिनल बीबी को। हाजी मुस्लिम तासुब से बोला और होड उसे स्पॉट नजर देते हुए एकदम से उसकी तरफ बढ़ी। उसका सर पकड़ते हुए जोर से क्रिस्टल के बड़ी गुलदान पर मार चुके थे। यह सब इतना अचानक हुआ कि हाजिब को समझने का मौका नहीं मिला था। ची 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 नॉटी बॉय को जोर से लगे। उसके माथे से निकलता हुआ खून देखकर वैसे ही अंदाज में बोली थी जैसे वो बोला था। होठ, तेरी ये हिम्मत, तुम मेरे बेटे को मारो। अब घर पर गुंडागर्दी शुरू कर दिया तुमने। आहर कब तक हम तुम्हारी हरकत को दरगुजर करते रहेंगे? मारिया चिल्लाकर बोली। आप अपने बेटे की हरकत को सुधारें, पहले मेरे पर बात में आइएगा। होठ आज दिन से मुंह से खून खुश करते हुए गुस्से से बोली। तुम्हारी ये जुर्रत के एक तो गुंडा करती हो, ऊपर से जुबान चलाती हो। वो गुस्से से बोलती उस पर हाथ उठा गई थी, लेकिन होठ उनका हाथ दरमियान में ही रोक चुके थे। हुड रहमान पर उसके माँ बाप के अलावा और कोई हाथ नहीं उठा सकता। माई डियर चची, उनका हाथ झटका कहती हुई हाजिब की तरफ आई थी जो उसे कहर बड़ी नजर से देख रहा था। आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि याद रखोगे। उसे गुस्से से कहती हुई घर से ही निकल गए थे। आसपास से गुजरती हुई गाड़ियों को देखती वो सड़क पर एक बड़े से पत्थर पर बैठी हुई थी जब कोई अचानक से उसके कदमों में बैठा था। वो अपने घुटनों पर धीरे हाथ को देखकर चौंकी और फिर सर उठा गई, जो कि मास्क लगाए अपनी नीली आंखों में उसके लिए ढेरों प्यार लिए उसे देख रहा था। वो उसे देखती रही, जो अपन वो भी उसको देखता रहा। आयत अहमद, घर चलें? वो धीमे नरम लहजे में बोला था। वो बिना उसके पुकारे नाम पर गौर किए उसे देखती रही। हुड रहमान, आई एम सॉरी, मैं अपना वादा निभा नहीं सका, मैं तुम्हारा हया नहीं रख सका। उसका हाथ आंखों से लगाते हुए सर झुकाए धीमे लहजे में बोला और हुड नासमझी से उसे देखती रही, जो उससे बैठी हुई थी कि अपनी बाहों में उठाकर चलने लगा। हुड उसे देखती रही, उसे झरने के पास बिठाता हुआ खुद उसके कदमों में बैठा। तुम कौन हो और तुमने किससे वादा किया था मेरा ख्याल रखने का? हुड ने स्पॉट लहजे में से पूछा। हुड से किया था, खुद से किया था मेरी गुड़िया। वो थोड़ी देर बाद खुद पर काबू पाता हुआ बोला। हुड मुस्कुराए। तुम तो मुझे छोड़कर गए थे ना? हुड ने स्पॉट अंदाज में से पूछा। हुड रहमान को जजील अहमद कभी नहीं छोड़ सकता, ये बात याद रखना। वो मजबूत लहजे में बोला। और हुड, तुम्हें तैरना आता है? वो पानी को देखता हुआ बोला। नहीं, बस कोशिश कर लेती हूँ। वो पानी को देखकर कांदो चुकाकर बोली। वो एक पल में मुस्कुराया, फिर उसे उठाता हुआ पानी में फेंक चुका था। हुड चलाई थी। वो सीने पर हाथ बांधे उसे पानी में हाथ पैर मारते हुए देख रहा था। बचाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो हाथ पैर चलाती हुई बोली। वो जवाबन संजीदगी से उसे देता रहा। हुड, अगर जिंदगी प्यारी है तो तैर कराओ। कैसी लड़की हो तुम, तुम्हें तो तैरना तक नहीं आता। ची ची ची, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हुड रहमान से वो अफसोस से बोला। हुड उसे गुस्से से देखते हुए हाथ पैर बड़ी मुश्किल से पानी के अंदर बचाती हुई वो किनारे तक आई थी और गहरे गहरे सांस लेते हुए किनारे को थाम गई थी। वो अक्रू स्टाइल से उसके सामने बैठा था। वो मुस्कुराती हुई आंखों से उसके पानी से तर कपड़े और बाल देखने लगा। हुड गुस्से से उसका गिरेबान खींचती उसे पानी में खींच की। वो चाहता तो उसे खींच नहीं सकती थी, लेकिन वो बड़े आराम से उसके खींच पर पानी में गिरा था। वो पानी में कहीं गुम हुआ था और हुड ने हैरत से उस जगह को देखा जहाँ पर वो गुम हुआ। होड ने नजरें इधर उधर दुहराई, लेकिन वो ना मिला। लेकिन फिर वो डर कर पीछे हुई और एकदम से उसके बहुत ही करीब से पानी से निकला था और होड डर से उसे देखती रही, जिसके भीगे बाल उसकी आंखों तक आए थे। और हुर्दरमान उसे तैरा जाता हुर्दरमान ऐसे तैरा जाता है। वो उसकी कमर में हाथ डालते हुए नरम लहजे में बोला। मुझे तैरना आता है, लेकिन तुम मेरी जान लेना चाह रहे थे। तुम तो दुआ मांग रहे होगे ना कि ये डूब जाए, मर जाए, बाहर निकले ही ना, वगैरह वगैरह। लेकिन हुर्दरमान किसी के मारने से नहीं मरेगी। वो गुस्से से उसका मांस खाते हुए बोले। चेहरे पर हल्की बड़ी हुई बेड़ थी तो होंठ बिछे हुए इस शख्स के चेहरे पर पानी के कतरे उसे मोती की तरह लगे थे। वो सर झटकती हुई संभले। मरे हुड रहमान के दुश्मन हुड अहमद हजारों साल जिए, खुश रहे, आबाद रहे। उसका मुंह चुमता हुआ शिद्दत पर लहजे में बोला और हुड बौखलाई। वो पीछे होना चाहती थी, लेकिन हो ना पाई। उसे कस कर पकड़े हुए था। हुड रहमान, तुम्हें तैरना आना चाहिए। इंसान को वो सारे काम आने चाहिए जो उसकी जान बचा सके। मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम्हें पानी में तैरना सीखना होगा। हुड, तुम्हें जजील अहमद की बीवी हो, हर वो काम में महारत रहता है जो अपनी बीवी में भी हर महारत देखना चाहता है। वो उसका चेहरा अपने सफेद हाथों में थामे उसे मजबूत लहजे में समझा रहा था। जॉबन उसे सर उठाए देखती रहे। हुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, वह कहता हुआ उसे ऊपर उठा गया था। हुड के नकुश उसके चेहरे से मिस हुए थे। वो उसे ऐसे ही थामे पानी से बाहर लाया और हुड जल्दी से नीचे उतरे।
शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा हरकतें करते हुए? हुड गुस्से से बोलती, बिल्कुल भी नहीं। वह शर्ट उतारकर झाड़ पर डालता हुआ बड़े रिलैक्स से अंदाज में बोला। हुड ने उसकी कतरती वजूद को गोड़ा। मेरे सारे कपड़े भिगो दिए और खुद नवाब साहब अपने कपड़े उतारकर सुखाने लग गए हैं। आप भी उतार दें, सुखा दूंगा तुम्हारे भी। उसकी बड़बड़ाहट सुनता हुआ मुस्कुराते हुए लहजे में बोला और हुड बौखलाती हुई हम हुआ अपने कपड़े ठीक करने लगी। वो मुस्कुराया। हुड, तुम मुझे इतनी प्यारी क्यों लगती हो? उसका गाल खींचते हुए बेबस से लहजे में बोला, जिस पर वो ठटकी। लेकिन मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, वो कांधे उचकाती हुई मकरूर अंदाज में बोली। हा हा हा। उसका जिंदगी से भरपूर क्या कहा हवा में गूंजा था। हुड अपनी जगह ठटक कर रह गई थी। भला इतने खूबसूरत अंदाज में भी कोई हंस सकता है? वो दिल ही दिल में बीचों ताप खाकर रह गए। वो हंसी कंट्रोल करता हुआ ब्लूटूथ में आती हुई जिमी की आवाज की तरफ मुतवज्जो हुआ। बस, शेराजी आपसे मिलना चाहता है, आ रहा हूँ आधे घंटे में, उसने कहते हुए ब्लूटूथ बंद किया था। उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। हुड मुंह बसोड़े अपने बालों की उलझी बिखरी हुई पोनियां ठीक कर रही थी। हुड, घर चले? उसके करीब आता हुआ बोला। वो शर्ट पहन चुका था। हाँ। वो उसके अपनी तरफ बड़े हुए हाथ को देखती हुई बोली और फिर सीने पर हाथ बांधे वो लापरवाही से उससे आगे चलने लगी। वो अपने बड़े हुए हाली हाथ को देखकर धीमे से हंसा। मुंह पर दूसरा मास्क लगाता उसके हम कदम हुआ। आपने अभी तक मेरा काम क्यों नहीं किया, जबकि मैं तुम्हें पूरे 20 करोड़ देने को राजी था? शेराजी ने लब बीच कर उससे कहा, जो इसी पर नजर जमाए कुर्सी को आहिस्ता आहिस्ता घुमाता उसे संजीदगी से देख रहा था और चेहरे पर हॉर्न्स ब्लैक मास्क था। मतलब ये है कि मुझे किसी और ने भी ऑफर किया 25 करोड़ के? वो भारी आवाज में पुरसोच अंदाज में बोला। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या किसी और ने भी इस लड़की को मारने की तुम्हें ऑफर किया है? शेराजी ने हैरत से पूछा। इस लड़की को नहीं, तुम्हें मारने के लिए मुझे 25 करोड़ की ऑफर की गई है, मिस्टर आहान शेराजी। आहान? उसके मुंह से अपना नाम सुनता हुआ हैरत ज़दा हुआ। किसने ऑफर किया है? वो गुस्से से बोला। आहा हा हा। शेराजी साहब, अपने क्लाइंट का नाम मैं किसी दूसरे को नहीं बताता, तुम जानते हो ये साहब? वो क्या लगाता हुआ बोला। आहान शेराजी के चेहरे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे चमके। फिर वो गुस्से से खड़ा हुआ। जिसने तुम्हें ऑफर किया है ना, ढूंढ निकालूंगा मैं उसे, फिर उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वह जब से मुठ्ठियां बीचता हुआ कहता हुआ निकल गया था। पीछे वो नकाब उतारता हुआ पुर इसरारियत से मुस्कुराया। मोटो यार, क्या अब तुम दोनों मुझ मासूम से नाराज ही रहोगे? हर तासब से उसे मनाने की कोशिश करती हुई बोली। रहने दो, तुमने मुझे जबरदस्ती किसी के मत्थे मार दिया है। वो जब जब मुझे देता है गुस्से से घूरता है, ऊपर से मेरे साथ बेड पर भी नहीं, छोटे से सोफे पर सोया, जैसे मैं तो मरी जा रही थी ना उसे बेड पर सुलाने के लिए। मेरा ने जल्दी जल्दी के भोले फोड़े। उसकी यह जरूरत मेरी दोस्त का घूरे, उसका तो मैं कीमा बना दूंगी। तुम बस ये करना कि तुम उसे मोहब्बत से देखना, फिर वो भी तुम्हें मोहब्बत और प्यार से देखेगा। और ने सोफे से उठकर कमरे के चक्कर लगाते हुए उसे समझाया। रहने दो, उसे प्यार से देती है मेरी जूती। मिठा ने मुंह बनाते हुए कहा। उफ, तुम दोनों ही अजीब हो। अब मैं क्या कह सकती हूँ? वैसे जो बातों से ना माने ना, उसे हाथू लातू से समझाती हूँ। वह हथेली पर मुक्का मारती हुई राबड़ को देखकर बोली। मुक्के तुम्हें नहीं, मुझे भी मारने आते हैं। क्या हुआ जो ब्लैक बेल्ट नहीं हो तो? हाथापाई करना मैं भी खूब जानता हूँ। रबर ने भी उसकी धमकी से नवाजा। और रबर में बहस के मूड में नहीं हूँ। मेरी दो बातें सुनो। अगर अब तूने मीठा को घूरा यहाँ बेड की बजाय सोफे पर सोए तो याद रखना कि खुद रहमान तुम्हें बेगो बेगो कर मारेगी। और दूसरी बात, अब तुम दोनों की अगर मुझे कोई शिकायत मिली तो उस दिन मेरी कुट से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। वो कहती हुई दोनों को देखने लगी, जिनके मुंह पूरे के पूरे खुले हुए थे। और रावण ने गुड़का मीठा को देखा, जिसकी बातें तो ऐसे बता कर गई थी लेकिन अपनी छुपा गई थी। मेसनी चुगल होड़ कहीं की। हुड की रात 8 बजे आंख खुली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो इर्द गिर्द गोट देती हुई साइड टेबल पर पड़ा हुआ लैंप ऑन कर गई थी। अब कमरे में मदम सी रोशनी थी। बहुत भूख लग रही है। वो पेड़ पर हाथ रखते हुए खुद से कहती हुई बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। सीढ़ियों पर वो सराय से रुकी। सामने ही ब्लैक टू पीस सूट में कोई और नहीं, जजील अहमद था। वो डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठा हुआ जुनैद साहब की कोई बात सुन रहा था और चेयर पर संजीदगी बरकरार थी। जजील अहमद की चेयर के बिल्कुल सामने वाले चेयर पर मारू बैठी हुई थी, जो पिंक फ्रॉक, ब्लैक चूड़ीदार पजामे, बालों को स्ट्रेट किए हुए, पिंक लिपस्टिक लगाए बड़ी नफासत से उसकी प्लेट पे मैक्रोनी डाल रही थी। वो हैरत से लब बीचे दीवार पर लगे हुए बड़े से मिरर में खुद को देखने लगी। दो पोनियों जिनमें से सारे बाल बाहर थे, खुला ब्राउन ट्राउजर और वाइट ढीली शर्ट पहने वो बड़े आम से हुलिये में थी। वो इन्हीं कदमों से वापस ऊपर की तरफ भागे। कबर से ब्लैक जीन्स, पिंक शर्ट जिसके बाजू बड़े खुले से बने हुए थे, आगे मोती लगे हुए थे, शर्ट के गले पर भी मोती लगे हुए थे। वो कपड़े लेती हुई जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। चेंज करके बाहर खोले हुए उसमें से जल्दी जल्दी कंघी करती इन्हीं दो पोनियों में कैद किए चेहरे पर फेयरनेस क्रीम लगाती वो जल्दी से सफूरा बेगम का लिप ग्लोस और होंठों पर फेर गई। ये एक नेचुरल कलर की शेड थी, जिसके बड़े बड़े होंठों पर बहुत ही सूट की थी। जल्दी जल्दी शूज रैक में से ब्लैक सैंडल निकालती उनमें पैर डालती हुई बाहर भागी। आज मेरे मम्मा पापा घर पर नहीं है तो मुझे किसी ने खाने पर बुलाया ही नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अपने माँ बाप अपने ही होते हैं। वो सबको मुखातब करती हुई राबड़ के साथ पड़ी हुई हाली चेयर पर बैठ के और फिर मैक्रोनी की वो प्लेट उठा के जो माँ ने बड़े प्यार से जजील अहमद के आगे रखे थे, उसने भी अभी मैक्रोनी को हाथ तक नहीं लगाया था। नहीं बिटिया,
नम्मी गई थी तुम्हें बुलाने, तुम सो रही थी इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया, आलिया बेगम ने नरम लहजे में मुझसे कहा था, जिस पर उसने मुंह बसोरा। फिर उसे देखा जो कि सर झुकाए बड़ी नफासत से फॉक से रोस्ट चिकन खा रहा था। मीरा की प्लेट तो खाने से पुर थी, वो सर झुकाए खाना खाने में पूरी तरह मोहित थे। और हुद ने उसे देखा जो आलिया को मजीद खाना डालने से मना कर गया था। मैं हर्द रहमान और आप वहुद से मुहातब कर गए थे। जजील अहमद उसे जरा सा देखता हुआ अपना तारफ करवा गया। माँ ने उसे गुड़ा, लेकिन माँ की गुड़ी बला हर्द पर क्या असर डाल सकती थी। क्या करते हैं आप? वो मजीद बोले। और चुप करके खाना खाओ। जुरैन ने गुस्से से उसे टोका। मैं अपना बिजनेस करता हूँ, वो बड़े नरम लहजे में उसे बोला। लेकिन पहले तो कभी आपको इधर नहीं देखा। जुनेद, मारू, हाजिब, आलिया ने लबीचे। जुनेद ने नजरों ही नजरों में उसे चुप रहने का इशारा किया, जिसे वो बड़े आराम से इग्नोर कर गए। अभी ही तो हम बिजनेस पार्टनर बने हैं मिस हुर्दुर्रहमान, वो पानी का गिलास होंठों से लगाता हुआ बोला। और मारू ने इस मगरूर इंसान को हैरत से देखा। उसके मुखातब करने पर तो वो कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब कैसे उसके बेतुके सवालों के जवाब दे रहा था। चुप रहो माई डार्लिंग, रॉबिन ने उसके पैर पर पैर मारते हुए कहा। माँ, मुझे जरा वो कबाब और रायता प्लेट में डाल दो, खाना सर्व करने का बहुत शौक है ना तुम्हें। और ने माँ को मुखातब किया, जो गाल पर हाथ रखे उसके शौक को बड़ी मोहयत से देख रहे थे। और माँ ने हैरत से उसे देखा। माँ यार, आपसे ही कह रही हूँ डाल दे, वो तंजिया मुस्कान से बोली। माँ ना चाहते हुए भी होंठों पर मुस्कुनी मुस्कान सजाए उसे कबाब और रायता प्लेट में डालकर पकड़ा गई। थैंक्स, वो प्लेट पकड़ती मुस्कुराकर बोली, जिस पर माँ ने और आलिया ने उसे दिल में जी भरकर कोसा। क्या आप शादीशुदा हैं? वो कबाब मुंह में डालती हुई उसे बोली। और अगर खाना खा लिया तो कमरे में चली जाओ। जुनैद उसे स्पॉट लहजे में मुखातब किया, जबकि वो पानी पीता हल्का से मुस्कुराया था, जो किसी ने नहीं देखी थी स्वाय रबन के। नहीं, अभी तो खाना स्टार्ट किया है मैंने, और लापरवाही से बोली। और आपने बताया नहीं कि आपकी शादी हो गई या नहीं। हुर्दर रॉबिन की प्लेट से कीड़े का टुकड़ा उठाकर मुंह में डालती हुई बोली। नहीं हुई मिस हर्दुर्रहमान, वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला, जिस पर माँ की बातचीत खुल गई, जबकि हर्ष ने दांत पीसे। अरे, इतनी उम्र हो गई है आपकी, लेकिन अभी शादी नहीं हुई। क्या आपको किसी ने लड़की दी नहीं या आपने करवाई नहीं? वो आईब्रो झुकाते हुए बोली। उफ, ये लड़की। जुनैद साहब दांत पीसने के अलावा और कुछ नहीं काटते थे, जबकि बाकी सब इनकी कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे थे, माँ, आलिया, हाजिब और जुनैद को छोड़कर। नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी में, वो नैपकिन से होंठ साफ करता हुआ बोला। ओह, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन करनी पड़ेगी मुझे। अपने कजन आहार से शादी, आप शायद जानती हैं उसे, वो भी आपकी तरह का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और हैंडसम भी। वो पानी का गिलास फिनिश करती बड़े मगरूर अंदाज में बोली। अब दान पीसने के बाद जजील अहमद के थे। वो सब खाना खाकर डाइनिंग रूम में बैठे थे। मेरी माँ चाय बहुत ही जबरदस्त बनाती है, माँ जाओ तुम चाय बना कर लाओ, मारिया ने कहते हुए ही मारूफ को मुखातब किया। जी, वो कहती हुई उठी। लेकिन चाची, मारू को तो मैंने आज तक किचन में नहीं देखा, मोबाइल पर गेम्स खेलती हुई हर्ष ने बोलेपन से पूछा, जिस पर वो आज उसे दिल में ही कोस सकती थी। वो हल्का सा मुस्कुराई, जबकि जजील के चेहरे पर बहुत ही संजीदा से तासरात थे। माँ उसे घुटती हुई किचन में चली गई, जबकि वो उसको देखने लगी, जो कोई फाइल पकड़े हुए जुनैद और तकी साहब से संजीदगी से बात कर रहा था। मगरूर इंसान, वो मोबाइल पर उंगली मारते हुए गुस्से से बोले। तभी मारूफ चाय ले आए। उसने बड़ी नजाकत से जजील अहमद को चाय पेश की। सॉरी, आई डोंट लाइक टी, वो मोबाइल पर आई कॉल रिसीव करता हुआ लापरवाही से बोला। हा हा हा, फर्द का क्या का बड़ा बेसाता था, क्योंकि माँ का मुंह तो देखने लायक था। सबने नागवार उसको देखा। सॉरी, कॉमेडी फिल्म देख रही थी ना, तो हंसी निकल गई, कंट्रोल नहीं हुई। वो उसे घूरता हुआ कॉल सुनने के लिए एक तरफ हो गया। वो कॉल सुनता पलटा था, जब सामने से मोबाइल में मसरूफ हाजिब की तरफ आता हुआ देखा। हाजिब उसके पास से गुजरा, जब उसने अचानक से उसके जूते में अपना जूता फंसाया था, जो मोबाइल में बुरी तरह से मगन था, इसलिए बड़े बेसाता अंदाज में नीचे फर्श का हिस्सा बना। उसने अपने हैरत से हाजिब को नीचे गिरा देखा, जिसका माथा बड़े जोर से जमीन पर बजा था। जहम कच्चा होने की वजह से वही फिर से खून रस्सा था। सॉरी, लगी तो नहीं? मारियो तकी साहब ने बाकर उसे उठाया, जब उसने बड़े लापरवाह से अंदाज में पूछा। नहीं, हाजिब ने नर्वस से कहा, और हद ने आंखों में हल्की सी नमी लिए उसको देखा। वो सब से जाने के लिए इजाजत ले रहा था। वो इजाजत लेता हुआ बड़ी मगरूर चाल चलता हुआ वहां से निकल गया। वो मोबाइल पैंट में रास्ते बाहर निकल गई, क्योंकि सब हाजिब की तरफ मतवज्जो थे। वो जानता था उसके पीछे है। वो जहाँ पूछ मोबाइल नीचे गिरा गया था, और जल्दी से नीचे झुकी मोबाइल उठाने लगी। वो भी सराय से एक घुटने पर वजन डालता हुआ नीचे बैठा। हुर्दुर्रहमान, मेरे पीछे आने की कोई खास वजह? उसने धीमे से उससे पूछा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई, खाना खाकर मैं वाक करती हूँ, वो भी धीमे लहजे में बोली। और रॉबिन बालकुली में खड़ा इन दोनों को ही देख रहा था। ओह अच्छा, तो फिर मिस रहमान वाक कर लें आप। वो मोबाइल उठाकर कहता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर ड्राइवर डोर खुले हुए खड़ा था। वो बड़े स्टाइल से गाड़ी में बैठा हुआ उसकी नजरों से ओझल हो गया था। हर्ष का अचानक ही ध्यान ऊपर खड़े रॉबिन पर गया। मैं तो उसका मोबाइल उठाकर दे रही थी, वो हम भाई उसे सफाई पेश कर गए। क्या? मैंने पूछा। ये पूरे 5 मिनट तक नीचे बैठी मोबाइल को पकड़ती हुर्दुर्रहमान से मुझे लगता है कि मोबाइल फर्श से चिपक गया होगा, इसलिए उसे उठाने में इतनी देर लग गई। वो तुरंत करता हुआ बालकनी से हटता हुआ कमरे में चला गया। हुर्द दांत पीसती रह गई। हाथ लगो तुम जरा मेरे बच्चों, तुम काफी दिन से पीटे जो नहीं हो मेरे हाथों से, इसलिए बड़े तंज करने आ गए है ना तुम्हें, वो मुंह बनाती हुई बड़बड़ाई।
रात क्या बकवास की है तुमने गेस्ट के सामने, जानती हो वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, काफी अरसे से हम उससे डील करना चाह रहे थे, अब जाकर कहीं वो माना है वो तुम फालतू बातें लेकर बैठ गई हो, अगर डील कैंसिल कर देता तो। जुनेद ने सुबह सुबह इसे जवाब दिया था। जुनेद बच्ची है, उसे नहीं पता होगा। रहमान साहब ने अपने छोटे भाई को संगीत से टोका। बच्ची है ये, और ये बच्ची ही रहेगी भाई साहब आपके लिए, कल उसने मेरे बेटे का सर फाड़ दिया, माँ से लड़ाई की है, ऊपर से मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है उसमें। माँ ने गैस को खाना सर्व किया, लेकिन इस मैडम ने मेहमान के आगे से खाना उचक लिया। उसकी किस किस बात से दरगुजर करेंगे हम, कल से मेरा बेटा सर दर्द कर रहा है। मारिया बेगम ने इंतहाई गुस्से से रहमान साहब की शिकायत कम कोसा ज्यादा। खुर्द सर झुकाए, हाथ आगे बांध भी खड़ी थी, बाप का ख्याल था, वरना उनकी बातें सुनती उनकी जूती। रहमान साहब ने उसे संजीदगी से देखा, जिसका चेहरा इंतहाई मासूमियत की निशानदेही कर रहा था। ऐसा लग रहा था ये सब बातें उसके मतलब नहीं, किसी और के मतलब की जा रही हों। हर्द, क्या सुन रहा हूँ मैं? रहमान साहब ने उसे सख्त लहजे में बात पर्स की। डैड, उनके बेटे और बेटी ने पहले मुझे छेड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया, उनके बेटे का सर भी मैंने नहीं फाड़ा, वो ठोकर खाकर गिरा था, इसलिए उसका सर फटा था। और दूसरी बात, इनकी बेटी ने मुझे गालियां दी थी, बुरा भला कहा था, तो आगे से मैंने भी उसे सुना दी, मेरा तो कोई कसूर नहीं डैड, वो सर झुकाए मासूमाना अंदाज में कहा गया। मारिया और माँ ने हैरत से उसे देखा, जो बात कहकर रुकी नहीं थी, बल्कि रोने की एक्टिंग करती बाहर भागे थी। आप साहब मेरी बेटी का पीछा छोड़ दें तो बेहतर होगा आप सबके लिए। रहमान साहब जगह का पकड़ कर खड़े होते हुए इन सबसे सख्त लहजे में कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। आप सबसे आपके ही तरीके से निपटूंगी माय डियर चची, वो पॉकेट्स में से हाथ डाले मुस्कुराते हुए खुद से कह रही थी। पिस्टल निकालकर चेक करती वो वैसे ही पिस्टल का निशाना लेने लगी थी, जब सामने अचानक से एक बड़ा सा कुत्ता आ गया। कुत्ता, एक बार उसने मिसेस नैनी के कुत्ते ने पंडली पर बहुत जोर से काटा था, जिसका अभी भी निशान था उसकी पंडली पर। मम्मा जी, डॉग की आ गया। पिस्टल वहीं पर फेंकती चलाती हुई भागी। कुत्ता उसे चलाते हुए और भागता देख कर उसे पीछे भागा था। हाय, ये तो मेरे पीछे ही है, वो पीछे की तरफ देती हुई और जोर से भागने लगी। उसका गिरा हुआ पिस्टल को एक तंजिया मुस्कान से उठा गया था। डैड बचाएं, कहाँ हैं आप दोनों? वो दौड़ते हुए चीखी थी। कुत्ता होंठ भौंकता हुआ उसके पीछे था। कहाँ छुपूं? वो कहते हुए बालकनी की कॉलोनी के एक घर के खुले दरवाजे से छत से अंदर दाल हो गई थी और जल्दी से गेट लॉक कर दिया। दरवाजे से टेक लगाए वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। कुत्ता बाहर भौंक रहा था। आप बताएं मैं क्या करूं? वो एक को मेरे सर पर बैठा चुकी है और दूसरा एयरपोर्ट पर मेरा वेट कर रही है, मैं क्या करूं? कैसे निकलूं इस मुसीबत से? वो धीमे कदम से चलती हुई अंदर आने लगी थी, जब खुले ग्लास डोर से किसी की झंझलाई हुई आवाज आ रही थी। ये आवाज तो वो पहचानती थी। वो सराय से आगे आई। सामने ओपन एरिया किचन का मंजर साफ नजर आ रहा था। एक वजूद जो शर्ट उतारे किचन में खड़ा अपने लिए काफी फेंट रहा था और दूसरा शेल्फ पर बैठा हुआ बोल रहा था। उसने बेसाता अपने होंठों पर हाथ रखा था। अपने मसले खुद हैंडल करना सीखो, संजीदा सी बारोब आवाज गूंजी थी। आपका ही दिया हुआ मसला है ये, अब आप ही निकालेंगे मुझे इस मसले से। शेल्फ पे बैठा हुआ वजूद तन कर बोला था। अब्रास जाओ, मेरा सर ना खाओ। वो झुंझलाया था। हाँ, अब तो आप ऐसा ही करेंगे ना मेरे साथ? मेरे ही घर देखें कोई और। दूसरी बात, आपका दिमाग मैं नहीं आपकी बीवी खाती है और बहुत अच्छी तरह से खाती है, वो तनकर बोला। अब रास मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से, मेरा आराम का टाइम है ये। वो कैसे बड़े भाई हैं आप? कभी जो मेरी बात को इज्जत दी हो तो। इधर वो मारती है और इधर आप डांटते हैं, मैं कहाँ जाऊँ मासूम इंसान? वो दाई देता हुआ बोला था और हर्द मुंह पर हाथ रखे एकदम पलटी। वो बाहर के जाना भागी थी, दरवाजा खुला ही था, जिसने जब स्ट्रीट में दम लाते हुए कुत्ते को देखकर उसने सराय से दरवाजा फिर से बंद कर दिया। वो दरवाजा बंद करती हुई उसे टेक लगा गई। वो काफी का सिप लेता चौंका और फिर काफी लिए ही बाहर कदमों से आया था। वो साकत हुआ। हर्द भी उसे देती हुई तेज कदमों से उसके पास आई थी। उसके हाथ से बाप उड़ाती हुई काफी का मग छींटे उसके पैरों में ही फेंक चुके थे। वो कैंची चप्पल पहने हुए था, जिससे काफी की सारी छींटे उसके सफेद पांव पर गिरे थे। खुद तो मैडम जॉगर्स पहने हुए थी। वो गुस्से भरी नजर से उसे देख रहे थे, जो संजीदगी से होंठ पीछे उसे देख रहा था। भाई कौन? वो कहता हुआ अपने सामने खड़ी शख्सियत को देखकर चुप हुआ। वो मैं, हाँ, मुझे जुनैद अंकल ने एक फाइल दी थी, वही देने आया था उन्हें। अब्रास ने जल्दी से वहां अपनी मौजूदगी की वजह बताई। घर के नौकर घर के सारे अफराद मार के थे जो अंकल जुनैद ने तुम्हें फाइल दी, जाओ जाकर दे आओ, और इतने तुम शरीफ के फाइल पकड़े चले आए देने। अरे तुम जैसा बदलिया इंसान तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं, धोखेबाज इंसान तुम्हारे तो है नहीं है। इस बूथ के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। उसका गिरेबान पकड़ती उस पर फनकार थे। मिस्टर जजील बचाए मुझे उसे। उसे अपना आप छुड़वाता जजील के पीछे छुपता हुआ बोला। भाई बोलो भाई, तुम्हारी बकवास सुन चुकी हूँ मैं। वो गुस्से से दांत पीसती उसकी तरफ पड़ी। हट, मेरी बात सुनो। उसे थमता हुआ नरम लहजे में बोला। हाथ छोड़ो मेरा धोखेबाज इंसान, अभी जाकर मैं तुम दोनों की सच्चाई बताती हूँ डैड को। पता नहीं कौन हो तुम दोनों। वो कहते हुए बाइक की तरफ बढ़ी, लेकिन स्ट्रीट में खड़े कुत्ते को देख कर बेसाता रुकी। वो आंखें सुखड़े स्ट्रीट में घूमते हुए कुत्ते को देखकर इसे देखने लगा। जाओ हट रिबान, बताओ सबको जाकर, वो सख्त लहजे में बोला। जा रही हूँ, लेकिन अभी मेरे पाँव में दर्द है, थोड़ा सुकून आए तो जाती हूँ। भाई से रोकें, बड़ी खतरनाक हैं ये दोनों सहेलियाँ।
अबरार उसके कान के पास बोला, जिस पर उसने बेजारी से अपने भाई को देखा। जा रही हूँ, तुम दोनों को तो मैं अब इंस्पेक्टर अशर को दूंगी। तुम दोनों कहीं दहशतगर्द तो नहीं? वह मुंह पर हाथ रखती अचंभे से बोली, हाँ मैं दहशतगर्द हूँ, और यह भी तो दहशतगर्द है। कुछ और जानना है? उसकी कलाई पकड़कर जबरदस्ती अंदर लाता हुआ बोला, क्या? अभी के अभी मुझे। वो अबराज को देखकर चुप हुई और जो उसे मुस्कुराती नजर से देख रहा था। क्या चाहती हो मुझसे? वो साग से चाकू निकालती हुई बोली। जजील उसकी बाह पर उसे थाम कर अपने सीने से करीब पड़ गया था। हद ने हैरत से उसे देखा और फिर अबराज को देखकर जल्दी से अपना आप उससे आजाद करवाना चाहा। अबराज कर जाओ, उसने अपनी नजरें हद के चेहरे पर जमाते हुए उसे हुक्म दिया। लेकिन भाई, ये मुझे गुस्सा नहीं देगी वहां, अबराज ने रूहान से लहजे में कहा। हद ने रावण को देखकर मुंह ही मुंह में उसे हजारों गालियों से नवाजा। भाई, ये मुझे गालियां निकाल रही है। अबराज ने उसकी शिकायत जजील से की थी। आई से गेट आउट, वो सर्च लहजे में बोला, जिस पर रावण ने सराय से वहां से गायब हुआ था। छोड़ो मुझे धोखेबाज इंसान, तुम तो मास्टर माइंड हो और मैं तुम्हें एक छोटा मोटा चोर समझी थी। तुमने सालों से अपने भाई को मेरे पीछे छोड़ा हुआ था। आहट चाहते क्या हो मुझे मासूम से? हर्द उसके सीने पर जोर से मुका मारती उस पर चलाई। वो जवाबन उसे देता हुआ उसे जोर से सीने से लगा गया। हर्द ने हैरत से उसे देखा। मैं चोर नहीं हूँ, क्रिमिनल भी हूँ, कत्ल वगैरह भी करता हूँ। कितने लोगों का कत्ल कर चुके हो? उसकी बात बीच में ही काटती हुई हैरत से बोले। तकरीबन 100-200 तक, वो बेताब से लहजे में बोला। क्या? वो हैरत से बोली। अभी मजीद करूंगा डियर, और अब बहुत जल्द एक और कत्ल करने वाला हूँ। उसकी नाक उंगलियों की चुटकियों में लेता हुआ संजीदगी से बोला। किसका? हद ने पसीने से तर चिड़ा लिया, उसे पूछा। तुम्हारा, वो गंभीर लहजे में कहता हुआ उसके चेहरे पर झुका। क्या? वो चाहिए। हाँ, तुम्हारा करूंगा अगर तुमने अपनी जुबान बंद ना रखी तो। उसके माथे से लेकर उसके होंठों तक एक लकीर खींचता हुआ लापरवाही से बोला। तुम मुझे मारोगे? यानी कि हर्द रहमान को? उसकी हैरत से पूछने पर हाँ में साइड लग गया। तुम हाथ लगाकर दिखाओ मुझे, तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, तुम्हारी बोटी बोटी का आगे चील कवों के आगे डाल दूंगी। हर्द रहमान की जायदाद के पीछे हो ना तुम? वो गुस्से से बोली। हाँ, तुम्हारी जायदाद के पीछे हूँ, मुस्कुराते हुए लहजे में बोला। वो हैरत से देती हुई साइड लागे। तुम्हें अपनी जायदाद से एक ठिंगा भी नहीं दूंगी बास्टर्ड। हर्द रहमान जुबान को साफ रखो। उसका जुमला उसके होंठों पर उंगली रखकर रोक गया था। क्यों रखो जुबान पर लगाम? तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों लिखा हुआ है। उससे दूर होते हुए नफरत से बोलती। उफ, इंतहाई कुंत ज़हन लड़की हो तुम, मुस्कुराते हुए लहजे में बोला।